और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आस्था शौर्य के अद्भुत संगम की कर लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुंभ नगरी में संतों की धार्मिक आज से आध्यात्मिक हलचल भी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी है जो प्रयागराज में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दरअसल प्रयागराज की दीवारों पर देश की संस्कृति, समृद्ध इतिहास की झलक उकेरी गई है। इसमें भारतीय सेना के जांबाजों का शौर्य भी अहम पहलू रखता है। और कुंभ नगरी में पेंटिंग्स के जरिए विजय दिवस की पूरी गाथा को दिखाया गया है। प्रयागराज में पहुंचे रहे आम श्रद्धालु ही नहीं, साधु संत भी भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर महाकुंभ के दौरान यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु भारतीय सेना के शौर्य की झलक भी देख सकेंगे। हर हर महादेव, भारत माता की जय। सज रहा धर्म और अध्यात्म का केंद्र, भव्य रूप के साथ सजाई जा रही कुंभ नगरी, जिसकी हर दरो दीवार पर महाकुंभ की दिव्यता ही नजर आ रही है। प्रयागराज में धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ के आयोजन को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लाखों करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। श्रद्धालुओं का हर तरीके से सेवा भाव हो, लेकिन इस दौरान वो खुद को महफूज महसूस भी कर पाएं, इसके भी प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। देश की इसी सुरक्षा सिस्टम की अहमियत को समझाने के लिए यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी मिसालें पेश की जा रही हैं, जिनको मात्र देखकर ही हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव जग रहा है। दरअसल संगम नगरी की दीवारों पर साधु संतों और सनातन धर्म की तस्वीरों के साथ ही भारतीय सेना के जवानों की शौर्य गाथा को भी बखूबी पेश किया जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना के जाबाजों की वीरता और उनके अदम्य साहस को दर्शाती ये आकृतियां यहाँ की जीटी रोड आर्मी एरिया की दीवार से लेकर मनकामेश्वर आर्मी इलाके की दीवार तक पर उकेरी गई हैं। चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे वो कारगिल युद्ध रहा हो, उन सारे युद्ध में जो शहीद हुए जवानों को चित्रों के जरिए दीवारों पर दर्शाया गया है। यानी जहाँ प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु या आम आदमी देश के सनातन धर्म को जानेंगे, तो वहीं देश में के नाम शहीद होने वाले जवानों को भी इस पेंटिंग के जरिए जानेंगे। तभी तो आस्था और परंपरा की धुरी रहे महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक पटल पर भारतीय वीर सैनिकों के साहस को इन सभी पेंटिंग्स के जरिए याद किया जा रहा है। देश की सीमाओं पे दिन रात मेहनत करके हमें बचा रहे हैं और हमारे सभी देशवासियों को, हमारी सभी गरीब से बड़ा यहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है कि जितनी इनकी प्रशंसा करे वो कम है हमारे देश में, क्योंकि इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है। सरहद की हिफाजत करने वाले इन्हीं सपूतों का देश हमेशा से ऋणी रहा है। यही वजह है कि यहाँ पहुँच रहा हर देशवासी अपने जाबाजों पर गर्व करता दिखाई दे रहा है। 1971 में हमारा पाकिस्तान से हमने जब बांग्लादेश को अलग करवाया गया था, तो उसमें डॉक्यूमेंट साइन किए हुए गए, तो वीरता के लिए वो भी दिखाया गया है। 1919 कारगिल वार में जो हमने विजय गाथा जो हमने की थी, जवानों ने हमारे, वो भी इसके अंदर दर्शाया गया। वो काफी अच्छा लगता है, हमको काफी मोटिवेशन मिलता है इससे और बहुत गर्व होता है। देश की दुनिया से लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, हमारे सैनिकों के बारे में देखेंगे, हमारी पेंटिंग को देखेंगे, हमारे गर्व करेंगे हमारे सैनिकों को। जाहिर है हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ न सिर्फ धार्मिक आयोजन रहा है, बल्कि ये सनातनी और भारतीय सभ्यता से जुड़ी संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है। लेकिन इस बार यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इन तमाम विशेषताओं के अलावा देश की शौर्यता, अदम्य साहस की मिसाल बने उन जाबाजों की कहानी के बारे में भी जान पाए। वीर जवानों की ये पेंटिंग्स इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज आपको दे देते हैं। खबर यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल चीन दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनती हुई दिखाई दी।
आपको बता दें कि चीन ने पिछले 5 सालों में से कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीयों के लिए बंद की हुई थी, लेकिन नए साल में इस यात्रा के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर फिर लगेगा आस्था का मेला। हिंदुओं की आस्था के महत्वपूर्ण धाम में फिर जुटेंगे श्रद्धालु। पांच साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। 5 साल के बाद बीजिंग में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत की ओर से इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। इस अहम बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्ष न सिर्फ सरहद पर शांतिपूर्ण हालात कायम करने को सहमत हुए, बल्कि इस बात की सहमति भी बनी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले आस्थावान हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। लेकिन कोरोना काल में इस यात्रा पर ऐसा ग्रहण लगा कि फिर ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद है। कोविड महामारी की वजह से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थीं और प्रतिबंध हटने के बाद भी वे फिर से शुरू नहीं हुई। तभी से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद है। चीन ने पिछले साल नेपाल के रास्ते अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए। फीस बढ़ाने समेत कई पाबंदियां लगा दी गईं, जिससे भारतीयों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 साल बाद हुई मुलाकात के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। जाहिर तौर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात की ये तस्वीर आपसी सुधरते संबंधों को साफ तौर पर बयां कर रही है। भारत और चीन के बीच जिन 6 मुद्दों पर सहमति बनी है, उनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के अलावा नाथुला बॉर्डर व्यापार और ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग शामिल है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और आपसी भरोसे को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। ईस्टर्न लद्दाख में 4 साल के लंबे गतिरोध के बाद संबंधों की बहाली के मद्देनजर बॉर्डर समेत सभी मुद्दों पर बात करने के लिए एक मैकेनिज्म बना था, जिसकी आखिरी बैठक दिसंबर 2019 में हुई थी और अब 5 साल बाद हुई है, जिसमें मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर बड़ी सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून माह में शुरू होगी, लेकिन इसकी तैयारियां जनवरी से ही आरंभ हो जाती हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाले नए साल के जनवरी महीने में मानसरोवर यात्रा को लेकर प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम सर्द है, इसके बावजूद 4 धाम में भी भक्ति की बहार छाई है। कोई कोर कसर यहाँ पर भक्त जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में 16 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ था। और शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। ये शंखनाद है 4 धाम से जुड़ी शीतकालीन यात्रा का। ये दिव्य रंग है उत्तराखंड के मुखवा में गंगा आरती का। ये विशेष छटा है पहाड़ों में भक्ति उत्सव की खुशी की।
शीतकालीन 4 धामों में से एक मुखी मठ यानी मुखवा में पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ शीतकालीन यात्रा के लिए आवाहन किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में यमुना जी के शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली में 16 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ था और इसी यात्रा की दूसरी कड़ी का आयोजन मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री के मुखवा में हुआ। इस शीतकालीन यात्रा में शंकराचार्य चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना के लिए निकले हैं और श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इस शीतकालीन यात्रा में जितना आह्लाद, जितना आनंद आ रहा है, ये अवर्णनीय है। इसलिए ये तो आनंद को लूटने की हमारी यात्रा हो रही है। आध्यात्मिक आनंद को इतना अधिक यहाँ इस समय उपलब्ध कर पा रहे हैं हम लोग, शायद ही कहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी यात्रा हम लोगों की हो रही है और हम तो यही सोचते हैं कि जो लोग इस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते थे, क्यों वो घर में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हर वो सनातनी जो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, इस समय उसको निकलना। परंपरागत रूप से 4 धाम की तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत के साथ दीपावली के समय समाप्त होती है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देवी देवताओं की डोलियों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है, जहां इनकी पूजा की जाती है। सर्दी के मौसम में भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ में, तो भगवान बद्रीनाथ की डोली जोशी मठ पहुंचती है, जबकि देवी गंगा की डोली को मुखवा लाया जाता है और देवी यमुना की डोली को सर्दियों के दौरान खरसाली के शनिदेव मंदिर में रखा जाता है। खरसाली के बाद मुखवा में भी शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हैं। समय इस यात्रा दल में 10 राज्यों के 100 से अधिक तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित रूप से यह यात्रा जो चल रही है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री यहाँ करके शीतकालीन पूजा स्थलों में दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इस शीतकालीन 4 धाम यात्रा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही 12 महीनों भक्तों को 4 धाम के दर्शन करवाना है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए शुभ समाचार है। दरअसल IRCTC अगले 5 जनवरी से भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसके जरिए 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन के लिए 12 रात और 13 दिन का विशेष पैकेज तैयार किया गया है। इस योजना के तहत IRCTC की कोशिश है कि देश के श्रद्धालुओं को कम कीमत पर देश के धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाए। यही वजह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव स्पेशल ट्रेन सेवा का यहां शुभारंभ होगा। इन मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अब और आसान हो गया है। इसके लिए IRCTC एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। दरअसल यूपी, बिहार और झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए IRCTC भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है और स्पेशल ट्रेन के जरिए श्रद्धालु 7 ज्योतिर्लिंग समेत कई मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। यात्रा का पहला पड़ाव मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा।
इसके अलावा गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन होंगे। वहीं इस ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर मंदिर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन पूजन कराए जाएंगे। इस पैकेज का कुल लागत 24,330 रुपया है, जिसमें ट्रेन यात्रा, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था और टूरिस्ट स्कॉट की व्यवस्था, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। इसमें जीएसटी वगैरह सारा, दुर्घटना, यात्रा दुर्घटना बीमा और सब कुछ यात्रियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर 5 जनवरी को रवाना होगी और 12 रात 13 दिनों की इस धार्मिक यात्रा के बाद 17 जनवरी को वापस पटना लौटेगी। जाहिर है IRCTC के इस पैकेज में श्रद्धालुओं की पूरी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। मसलन रहना, खाना, दर्शन, टूर गाइड समेत तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाएंगी। ऐसे में ये ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए पीछे का बैकग्राउंड एक बार नजर डालिए, आप समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या बातचीत होने वाली है। बात होने वाली है क्रिसमस की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो क्रिसमस की ना हर किसी की चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, मेरी भी है, आपकी भी होंगी, आपकी भी होंगी। तो पहले आप बताइए। मेरा बचपन में इतना क्रिसमस एक्साइटिंग नहीं होता था, लेकिन अब हम बहुत स्पेशल बनाते हैं। मतलब फ्रेंड्स मिलते हैं हर बार, सीक्रेट सैंटा एक गेम होती है वो खेलते हैं, तो हर बार क्रिसमस पर कुछ ना कुछ रहता है। दीपिका? मेरी मेमोरी है जब मैं स्कूल में थी, जब हम छोटे थे। असल में पता नहीं होता था कि आप क्या पहन रहे हो, तो आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ भी बना देते। तो मैं सैंटा बनी थी एक बार, तो मैंने बच्चों को गिफ्ट्स भी, बच्चे क्या, मैं भी खुद बच्ची थी, तो गिफ्ट दिए थे, तो वो बहुत अच्छी मेमोरी थी। अब आप बताइए। गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट, मुझे एक्चुअली जब गिफ्ट मिलते थे 25 दिसंबर को, तो ये पता नहीं चलता था एक्चुअली देता कौन है। तो मेरी तरफ से तो वो सीक्रेट सेंटा ही था। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट मेमोरी। अब क्रिसमस की देखिए बात कर रहे हैं, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश विदेश में क्रिसमस का इंतजार हो रहा है, तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, और लेबनान से हांगकांग और दिल्ली तक क्रिसमस की रौनक देखी जा सकती है। कहीं क्रिसमस ट्री लोगों को लुभा रहे हैं, तो कहीं बाजारों में लाइट्स की रोशनी देखी जा सकती है। तापमान बेशक -5 डिग्री हो, लेकिन क्रिसमस को लेकर फिनलैंड में लोगों में गजब का जोश है। ये तस्वीरें फिनलैंड के रोवानीमी शहर की हैं। यहाँ की चमक बता रही है कि लोगों में क्रिसमस को लेकर कितना उत्साह है। यहाँ सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस पहने एक कलाकार लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ता दिखा। ये वो चिट्ठियाँ हैं जो क्रिसमस के मौके पर बच्चों और बड़ों की तरफ से सेंटा क्लॉज को भेजी गई हैं। इस दौरान कुछ बच्चों ने सेंटा बने इस कलाकार के साथ फोटो भी खिंचवाई। चिट्ठियाँ पढ़ने से फुर्सत मिलने के बाद सेंटा की तरह दिखने वाले ये कलाकार गिफ्ट बांटने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्होंने अपनी पोटली बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर लाद दी और शहर की तरफ निकल गए। क्रिसमस की रौनक यूरोप तक ही नहीं सीमित है। मिडिल ईस्ट के देश लेबनान में क्रिसमस के मौके पर बाजार सज चुके हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल रंगीन रोशनी से नहाए दिखे। रात के वक्त बेरूत का नजारा बेहद दिलकश हो जाता है। यहाँ भी सेंटा क्लॉज बने लोगों के साथ फोटो खिंचवाने वालों की कोई कमी नहीं है। विदेश की तरह देश की राजधानी दिल्ली भी क्रिसमस के लिए तैयार है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्री तैयार की गई है। इस बीच हांगकांग के ओशियन पार्क में वंडरस विंटर गाला की शुरुआत हो गई। क्रिसमस के मौके पर इस बार पार्क को पांडा सेंट्रिक थीम पर सजाया गया है। देश दुनिया में इस तरह क्रिसमस के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है, बाजारों की रौनक उतनी ही बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भाई इस शो के फेवरेट सेगमेंट की बारी आ गई है, फेवरेट स्टोरी हम सबकी, क्योंकि इस शो का नाम है चाय पर चर्चा, खाने पीने पर चर्चा, चाय पर चर्चा। तो अब जायके की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। बिल्कुल स्वाद जायका आपके लिए लेकर आए हैं, बनारस की गलियों से निकाल कर लेकर आए हैं, जहां एक मिठाई मिलती है लड़कियों। मिठाई ऐसी कि सुनकर मुंह में पानी आ जाएगा और खाने का मन जरूर करेगा। मुझे तो मिठाई सुन के वैसे ही एकदम हो जाता है ना। स्वीट एक होते हैं ना लड़कियों का स्वीट टूथ होता है, हर किसी का होता है कि लड़कियों का ही होता है? लड़कियों का ही पता है मुझे तो है ना, हमारा तो है। देखिए सबसे खास बात यह है कि इस मिठाई की रेसिपी किसी और के पास मौजूद नहीं है। अगर मिलेगी खाने के लिए तो आपको यहाँ पर जरूर जाना पड़ेगा, इस अड्डे पर आपको जाना पड़ेगा। क्यों दीपिका? बिल्कुल, देखिए ये खास और लजीज मिठाई केवल सर्दियों के मौसम में ही नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसे बनाया जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बनारस और वहां के ठेठ देसी स्वाद से आपको रूबरू कराते हैं। बनारस जितना पुराना शहर उतनी पुरानी संस्कृति और उतने पुराने स्वाद। वैसे इसे जायकों का शहर भी कहें तो गलत नहीं होगा। बनारस की इन गलियों ने न जाने कितने लोगों की मेहमाननवाजी की होगी। शायद वो स्वाद ही रहा होगा जो लोगों को इससे जोड़े रखे है। वैसे बनारसी पान के चर्चे तो बॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचे, याद है ना वो गाना। लेकिन बनारस की इन्हीं गलियों में चलते चलते आपको एक ऐसी मिठाई मिलेगी जिसका स्वाद आप सिर्फ सर्दियों में ही ले सकेंगे। देख के मुंह में पानी आया। ये दूध, दही और मलाई की पुरानी दुकान है। इसी दुकान पर आपको बनारस की प्रसिद्ध केसर मलाई मिठाई मिलेगी। तासीर में गर्म 10 से 12 घंटे में तैयार होने वाली इस केसर मलाई वाले हलवाई से बात करना भी आसान नहीं है। इसके टेस्ट के बारे में हम तो 2-3 साल से खा रहे हैं। इसका टेस्ट जो है, फ्लेवर इसमें केसर पड़ा रहता है, जो जाड़े के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग रोज वाले हैं, जाड़े भर जो है हर हफ्ते जो है जाते ही है भैया कैसे, और इसको खा लीजिए आप। उसके बाद जो है आपको जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जितना जाड़ा रहेगा आपको गर्मी फेंक देगा, क्योंकि इसमें शुद्ध केसर एकदम पड़ा रहता है। आप अभी देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर आधा इनका खाली हो चुका है। तो इस मिठाई का स्वाद लेने के लिए आपको बनारस के चौक क्षेत्र की गोला गली जाना होगा। वहाँ मिलेगी भैरव सरदार की दुकान। 65 सालों से स्वाद और शुद्धता का ख्याल रखते हुए बनारसी जायके के दीवानों को ये गलियां खुद ब खुद अपनी तरफ आकर्षित करती रही हैं। लाल पेड़ा भी इनका एक नंबर है। मतलब ऐसा टेस्ट आपको कहीं बनारस में और कहीं मिलेगा नहीं। आप चाहे बड़ी बड़ी दुकानें, जितने बड़े बड़े बैनर हैं, लखनऊ में भी नहीं मिलेगा। मैं तो लखनऊ से आया हूँ ना। भी हमारे हाथ में भी है और चखते हैं इसका स्वाद और खुद अनुभव करते हैं कि आखिर में जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट है? भैरव सरदार ने बताया कि उनके दादा लाला सरदार ने केसर मलाई मिठाई को 50 साल पहले बनाना शुरू किया था और ये आज भी महज अपने स्वाद के जिक्र से लोगों के मुंह में पानी ला देती है। वैसे आपको इसका स्वाद चखना है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी आपको आना होगा, और वो भी दिवाली से होली के बीच, क्योंकि ये केवल इन्हीं दिनों आपको मिलेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब पेश है एक ऐसी गुड न्यूज जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लंदन, एडिनबरा और म्यूनिक के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर क्षेत्र में धूम मचा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका जमकर इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा ही एक डिवाइस लंदन, एडिनबर्ग और म्यूनिक के वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिससे स्ट्रोक से पीड़ित मरीज का इलाज आसानी से तो किया ही जाएगा, बल्कि उसे फिर से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। नया AI सॉफ्टवेयर स्ट्रोक के समय को अधिक सटीक रूप से बताएगा। साथ ही स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के मस्तिष्क स्कैन को पढ़ सकता है।
और चिकित्सकों को ये फैसला लेने में सहायता कर सकता है कि क्या इसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। इस नई तकनीक का मकसद अस्पताल के वातावरण में रोगियों के लिए जल्दी और सटीक आपातकालीन उपचार प्रदान करना है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्ट्रोक कब शुरू हुआ, क्योंकि स्ट्रोक के बाद उपचार केवल शुरुआती चरणों में ही प्रभावी होते हैं। किसी भी देरी के परिणाम स्वरूप और अधिक नुकसान हो सकता है। डॉक्टर पॉल बेटली, जिन्होंने इस रिसर्च का नेतृत्व किया था और जो इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, उनका कहना है कि अभी इस्तेमाल में लाई जाने वाली तकनीक की तुलना में ये सॉफ्टवेयर इलाज की संभावना को दोगुना कर देता है, क्योंकि स्ट्रोक के इलाज में हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि स्ट्रोक कब शुरू हुआ। अब इस सॉफ्टवेयर से हम सही तरीके से सही व्यक्ति को इलाज दे पाएंगे। Challenge is knowing when a stroke has happened and how quickly it's developing over time. And this helps us know when we should be giving these drugs or surgical treatments that can help people, but we've got to give these treatments to the right people at the right time. इस डिवाइस से आपातकालीन स्थिति में भी करीब 50% अधिक रोगियों को सही उपचार के साथ उचित इलाज भी मिल सकेगा। आपको बता दें कि स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। फिर मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी मरने लगती हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को सही समय पर उचित के साथ सटीक इलाज उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई में समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। दरअसल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स अक्सर लोग जाते हैं। यहीं जाते हुए एक हादसा हुआ। यहां पर जाते हुए एक स्पीड बोट यात्रियों से भरी दूसरी बोट से टकरा गई। इस हादसे में 115 लोगों को समंदर से बचा लिया गया, जबकि 13 लोगों की जान भी चली गई। और देखिए, उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू करने सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को सुरक्षित बचाया और उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस और स्थानीय मछली पकड़ने वाले नौकाओं की मदद से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। मुंबई में हुए नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंच रहे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाई। फिर उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का काम किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर बोट जिसका नाम है नीलकमल, वो यहाँ से ही निकली थी, इसी धक्के से निकली थी, इसी जेट्टी से निकली थी। एलिफेंटा आइलैंड पर सैलानियों को ले जा रही थी, तब एक हादसा होता है। तब एक स्पीड बोट, अब ये स्पीड बोट किस एजेंसी की थी उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, पर कहा जा रहा है कि किसी सरकारी एजेंसी की वो स्पीड बोट थी। वो नीलकमल बोट से टकराई, उसकी वजह से नीलकमल बोट कैप्साइज हो गई, डूबने लगी। समंदर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता। पल पल लहरें आधी डूब चुकी इस नाव को लीलने के लिए तैयार नजर आई और इस डूबती नाव के सहारे ही समंदर में फंसे ये लोग टिके हुए थे। बचाव कार्य में नेवी, कोस्ट गार्ड, मुंबई मरीन पुलिस के बोट्स और जो फिशरमैन हैं उनके बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोट के साथ जो हादसा हुआ नीलकमल बोट के साथ, वो उरन कारंजा के पास हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड, CISF की पेट्रोलिंग टीम और कोस्टल पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। ये जवान समंदर की उफनती लहरों को चीरकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दूर से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें हादसे के बाद बड़े बड़े जहाज और कुछ बोट उस डूबती नाव के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। ऐसे में सबसे पहले छोटी छोटी बोट के जरिए डूब रहे लोगों तक पहुंचने का काम किया गया।
समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नजदीक ही खड़े दूसरे जहाजों पर पहुंचाया। बाद में नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब गेटवे ऑफ इंडिया से नीलकमल बोट बीच एलिफेंटा जा रही थी। तभी उतरन के पास अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने सवारियों से भरी इस नाव को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर से नीलकमल बोट पलट गई और पानी भरने के बाद नाव डूबने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू टीम के तुरंत पहुंचने से हालात को काबू में कर लिया गया। बताया गया कि नेवी की जिस स्पीड बोट से यह हादसा हुआ उसका इंजन ट्रायल चल रहा था। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि इंजन में किसी गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखिए, ये खबर आप सबके लिए तो है ही, ये खबर इन दोनों के लिए खास तौर पर है क्योंकि ये घूमने जाने का प्लान कर रही हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि वहाँ का वेदर कैसा है। बिल्कुल, और वो वेदर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको क्या कपड़े लेके जाने हैं। आपकी पैकिंग जो है उस हिसाब से होगी, ठीक है। लड़कियों के कपड़े बहुत सारे होते हैं तो लगेज ले जाना होगा। तो दिल्ली और उत्तर भारत में पड़ रही ठंड की बात कर रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको रोज लग रहा होगा। अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत के किसी इलाके में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है जो दिल्ली या उत्तर भारत के किसी हिस्से में अभी सफर करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली और उत्तर भारत में फिलहाल मौसम का क्या हाल है और आने वाले दिनों में इन इलाकों में मौसम कैसा रहने वाला है, यहाँ जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली के इंडिया गेट का इलाका राजधानी में दिसंबर की ठंड की तस्वीर पेश कर रहा है। धुंध और कड़ाके की सर्दी ने दिल्ली वालों की दैनिक रूटीन पर कोई खास असर नहीं डाला है। इन दिनों भी यहाँ पर लोग सुबह सुबह टहलने के लिए पहुँच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। खासतौर से दूर दूर से और दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानी भी कोहरे, धुंध और ठंड के बीच इंडिया गेट पर आकर दिल्ली की सर्दी की यादें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हम सुबह सुबह उड़ीसा से आए थे, अभी मनाली गए थे, मनाली से रिटर्न आके दिल्ली घूमने के लिए आए। अब बहुत ठंड भी हो ज़्यादा है, अच्छा लगता है घूमने देखने के लिए। अभी पैरेड भी शुरू हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा परिवार के साथ ही आया हूँ इधर, तो बहुत खुश लगता है क्योंकि हम लोग का पहली बार दिल्ली घूमने के लिए आए इंडिया गेट देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। कोहरे और ठंड का असर दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी है। दिसंबर बीत रहा है तो सर्दी भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ठंड का मौसम है तो इसका एहसास भी होना चाहिए। हालांकि सेहत के लिहाज से सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ठंड थोड़ी सी तो पहले से ज्यादा हो गई है और ये रहना भी चाहिए क्योंकि मौसम का बैलेंस बना रहना चाहिए। जितना अपने आप को क्लोथिंग आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इस विंटर में ऑफ कोर्स आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो। ऑफ कोर्स यू नो वुलन क्लोथ्स जितना हो सकता है, जिसके पास जो जितना अवेलेबल है उतना ही रहो। इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशन पहले से ही लो। सो यस, स्वेटर्स, जैकेट्स, थर्मल्स, व्हाटएवर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप प्लीज उसको पहनो। मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल यानी 20 दिसंबर को भी घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसके बाद हालात में कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाली, बल्कि इसमें और बढ़ोतरी के ही आसार हैं। We are expecting a fall in minimum temperatures throughout North India when this western disturbance moves away, and this northwesterly winds will bring in temperatures fall by 2 degrees Celsius, mainly over the plains after 48 hours, over the hills after 24 hours. So this temperature drop means that cold wave conditions and severity as well as the distribution of cold wave conditions is likely to continue and in fact increase in intensity over say East Rajasthan, but overall it is likely to continue throughout the North Indian region. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के दूसरे इलाकों में भी ठंड का खासा असर है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया।
यहाँ सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इलाके में 21 दिसंबर तक सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन शेखावटी के 3 जिलों समेत राजस्थान के कई जिलों में तेज शीतलहर चल सकती है। इसके कारण यहाँ दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने के आसार हैं। खूब ठंड पड़ रही है, 6-7 दिन से माइनस में चल रहा है प्रोग्राम। और यहाँ देखो अलाव तप रहे हैं, 4 कपड़े पहन रखे हैं। सुबह से हालत खराब है, सुबह शाम एकदम भयंकर ठंड हो जाती है। उधर पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी की बहार है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हिमपात के बाद निचले मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उधम सिंह नगर में पहाड़ी क्षेत्रों की बर्फबारी का साफ साफ असर देखने को मिलने लगा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर आवाजाही में भी कमी नजर आ रही है। मौसम के जानकारों की माने तो ऐसी ही हालात अभी कुछ दिन और बने रह सकते हैं। लिहाजा सेहत के लिए खास सतर्कता बरतना जरूरी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर और उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, कल है फिल्मी फ्राइडे, फिल्मों की रिलीज वाला दिन। लेकिन कल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है एक बड़ी ही क्लासिक फिल्म मुफासा द लायन किंग को आपके सामने लेकर आएंगे। भाई, चाय पे चर्चा में फिल्मों पर गपशप तो करेंगे ही, साथ ही उत्सवों के रंग भी बिखेरेंगे। देखिए, कल फ्राइडे नहीं है, कल है फ्राइये। ये कॉम्बिनेशन फिर से आपको दिखाई देगा। फ्राइडे को बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।